हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारे चैनल हाइलाइट्स हिस्ट्री पे। हम लूसेंट का जीके पढ़ रहे हैं और हमने 2 क्लास कर लिए थे। ये आज का जो है हमारा तीसरा क्लास होगा और आज हम देखेंगे कि जो कल में कुछ बाकी था जैसे अरबी लेखक वगैरह से, वो आज हम देखेंगे। हमने ऋग्वेद वगैरह ये सब वेद वगैरह के बारे में जाना था ठीक है ना। और जो अभी नए हैं और उन्हें देखना है तो वो पहले जा करके 1 और 2 देख लें, फिर ये डे 3 वाले वीडियो को देखेंगे क्योंकि ये 1 बाय 1 चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं आज यहाँ से जो कलड्यू था, हमने कल ये सारी चीजें देखी थी। ठीक है ना, लेखक वगैरह के बारे में, वेद वगैरह के बारे में। तो आज हम यहाँ से अरबी लेखक के बारे में देखते हैं। चलिए, अरबी लेखक में कह रहा है कि जो अल बरूनी है, ठीक है, 1 नंबर में क्या है, अल बरूनी। ये कह रहे हैं कि यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, अल बरूनी जो है यह महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीके हिंद, जो कि भारत की खोज के बारे में है, ठीक है, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, तहकीके हिंद का मतलब हुआ भारत की खोज। यहाँ पे तहकीके हिंद जो है ना, इसका मतलब हो गया भारत की खोज। ठीक है, तो अल बरूनी जो थे ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीके हिंद, ठीक है, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ से जानकारियां मिलती हैं हमें। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। कितने अध्यायों में? 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, किस बारे में? ये राजपूत कालीन समाज के बारे में, धर्म के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, राजनीति, ये सब के बारे में बताया गया। ठीक है, दूसरा आता है जो हमारा है लेखक इब्न बतूता। दूसरा लेखक कौन सा है? इब्न बतूता, जो अरबी लेखक है। ठीक है, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। ठीक है, 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये तो हमारे हो गए ये 2। अब जो अन्य लेखक थे उनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे है तारानाथ। ठीक है, तारानाथ हैं, इनके बारे में जानते हैं। यह एक तिब्बती लेखक थे। कहाँ के लेखक थे ये? तिब्बत के लेखक थे। ठीक है, इन्होंने कंबूर तथा लंग्यूर लंग्यूर, ठीक है, कंग्यूर तथा लंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की इन्होंने। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इनसे जो है भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दूसरे नंबर पे है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आए थे। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब आगे देखते हैं
पुरातत्व संबंधी साक्ष्य तथा मिलने वाली उनसे जानकारियां। ठीक है, पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य से है उनसे मिलने वाली जो जानकारियां हैं उसके बारे में हम देखते हैं। कुछ मुख्य पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको हम देखते हैं। जैसे कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इसे कहा जाता है सर एलेक्जेंडर कनिंघम। सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह। किसको कहा जाता है? सर एलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज़कोई, 1400 ईसा पूर्व, ठीक है, ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज़कोई, जिसे एशिया माइनर कहते हैं, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य के नाम मिलते हैं। ठीक है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजपुर होलियोडोरस के विशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में किया गया। सर्वप्रथम जो है भारतवर्ष का जिक्र कहाँ किया गया है? हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख 100 गौरा अभिलेख है। ठीक है। सर्वप्रथम जो है दुर्भिक्ष का जो जानकारी देने वाला अभिलेख है वो कौन सा है? 100 गौरा अभिलेख है। इस अभिलेख से संकट काल में उपयोग हेतु खदान सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। ठीक है। इस अभिलेख में क्या है? संकट काल में उपयोग हेतु जो खदान सुरक्षित रखने का बारे में भी बताया गया है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम जो है वह भारत पर होने वाली, ठीक है, हुन आक्रमण की जानकारी जो है भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। गर्तावास मतलब गड्ढा घर। ठीक है। कश्मीरी नौपाषाणिक जो पूरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। ठीक है। गड्ढे में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। प्राचीनतम जो सिक्के हैं उनको क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। इसी को साहित्य में कसारपन कहा गया है। इसी को जो है साहित्य में क्या कहा गया है? कसारपन कहा गया है। ठीक है। क्या कहा गया है? कसारपन कहा गया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासक ने किया। सर्वप्रथम जो है सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासक ने। किसने किया? यवन शासक ने किया था। ठीक है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त जो है वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से जो है उनके संगीत प्रेमी होने की प्रमाण मिलती है। ठीक है। अरिकमेडु पुदुचेरी के जो निकट है। ठीक है। अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, संपूर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, अभी में म्यांमार है वो। ठीक है। जिसे पहले बर्मा कहते थे। सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा, मलाया, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए हैं। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है। जैसे हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल के द्वारा। ठीक है। ये शासक के नाम है यहाँ पे राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में आपको अभिलेख मिलेंगे। जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है।
ये यहाँ के शासक कौन थे? रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन II। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। ठीक है, ये हमने कुछ अभिलेख देखे, उनके शासक देखे। ये 8 जो है अभिलेख दिए हुए हैं, उनके शासक दिए हुए हैं, ये आप लोग याद कर लेंगे, ये कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन जो है इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? इपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? इपिग्राफी। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नगर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्राविड़ शैली कहलाती है। ठीक है, तो उत्तर भारत के जो मंदिरों की कला की शैली है वो कौन सी शैली कहला रही है? नगर शैली कहला रही है। ठीक है, कौन सी शैली कहला रही है? नगर शैली कहला रही है। और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की जो शैली है वो कौन सी शैली कहला रही है? द्राविड़ शैली कहला रही है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव है पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। ठीक है, दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नगर और द्राविड़, ठीक है, दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। ठीक है, पंचायतन। ठीक है, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। ठीक है, पंचायतन शब्द जो है वह मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है। ठीक है, एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। ठीक है, पंचायतन शब्द जो है वह मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदारिया। ठीक है, पंचायतन शब्द पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदारिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा शुरू होता है सिंधु सभ्यता। ठीक है, इसके बारे में अब हम थोड़ी सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे कि उसके बारे में क्या कह रहा है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के बारे में हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के बारे में क्या कह रहा है। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व में मानी गई है। ठीक है, रेडियो कार्बन जो कार्बन डेटिंग आप करते हो ना, जिससे पता चलता है कि कोई भी चीज कितनी पुरानी है। ठीक है, तो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। ठीक है, सिंधु सभ्यता को आध ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य यानी कि ब्रोंज युग में रखा गया है। ठीक है, थोड़ा मैं इसे और बड़ा कर लेता हूं। हाँ, चलिए, सिंधु सभ्यता को जो है आद ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के
महानिदेशक ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरातत्व स्थल दशक नदी किनारे स्थित सुतकागेडोर, एक मिनट जरा मैं देख लूं, स्थित सुतकागेडोर, ठीक है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरातत्व स्थल दशक नदी के किनारे स्थित सुतकागेडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरातत्व स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तरी पुरातत्व स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा, जम्मू कश्मीर व दक्षिण पुरातत्व स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, जिला कौन सा है इसका? अहमदनगर, महाराष्ट्र में, ठीक है, दाइमाबाद। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। सिंधु सभ्यता का जो सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये इस प्रकार है: मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन, ठीक है। 6 कौन कौन से हैं? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है। इसकी खोज 1969 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। लोथल एवं सूतकोतदा, लोथल एवं सूतकोतदा, ठीक है, सूतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से हमें प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानगार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्नानगार संभवतः जो है सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है तथा 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड जो है लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड जो है कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ जो है की मूर्ति मिली। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, ठीक है। हड़प्पा की मोहरों पर जो है सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, ठीक है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चुनहुदड़ो में मिले हैं, ठीक है। मनके बनाने के जो कारखाने हैं वो कहाँ मिले हैं? लोथल एवं चुनहुदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है।
यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है। तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वह भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों में होता था तो पहले पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरे बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। किसकी? सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधोवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सैंधोवासी जो है मिठास के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिलता है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सूरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव-कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। ठीक है, सूरकोतदा जो है कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव-कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये अलग है, इसको हम देखते हैं। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासक वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत समाज की जुड़ाव राजधानी कहा। ठीक है, पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सॉरी, पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। ठीक है, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड, पशुओं में जो है कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृद मूर्तियां, ठीक है, मिट्टी की जो मूर्तियां उसको मृद मूर्तियां कहते हैं। स्त्री मृद मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज जो है वह मातृ शतात्मक था। ठीक है, ये हमारा आज का सेशन यही रहता है। और यहाँ पे जो थोड़ा सा बाकी था इसको भी हम देख लेते हैं। सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार होते थे उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, आयातित जो वस्तुएं हैं और जो प्रदेश है उसमें देखते हैं, जैसे तांबा खिताड़ी बलूचिस्तान ओमान में, चांदी जो है वो अफगानिस्तान ईरान में, सोना जो है वो कर्नाटक अफगानी और ईरान, टीन जो है अफगानिस्तान और ईरान, गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्थ मेसोपोटामिया, सीसा ईरान। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कल।
और जिन लोगों ने भी जो है पहले वीडियो नहीं देखा हुआ है वो जाके इसके पहले वाले वीडियो देख लेंगे, ताकि ये कंटिन्यू होता रहेगा आगे भी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।